बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 1 कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इसका अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं और इसके आगे के 2 वीडियो हम देख चुके हैं बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति, जो कि अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का अगला भाग है। इसके पार्ट हम आगे के पढ़ चुके बच्चों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th की सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे अब रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरह से समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे और उसका प्रभाव देश की जनता पर भी होने लगा। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है और यहाँ पे शब्द यूज हुआ है अक्टूबर है ना। अक्टूबर क्रांति लिखा गया है यहाँ पर, जिसको हम अक्टूबर क्रांति कह रहे हैं, अक्टूबर क्रांति है। और यह फरवरी 1917 में राजशाही मतलब राजा के शासन के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि फरवरी 1917 में राजशाही के पतन, और ये रूस की बात हो रही ना, रूस में फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालत कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालें। तो क्रांति कैसे हुई, इसके लिए जो घटनाएं जिम्मेदार थी, जो कि उसके पहले हुई थी, उसको हम अब पढ़ेंगे। तो रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को के आसपास, मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। तो उस समय ये सारे हिस्से रूस के साम्राज्य में थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। ठीक है, तो उस समय ऐसी स्थिति की थी कि रूसी साम्राज्य में इतने सारे भाग थे, मतलब बड़ा था ये रूसी साम्राज्य। और रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि एक धार्मिक स्थान होता है, चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। तो बहुमत में ये लोग थे जो कि इसको मानते थे। ठीक है, और ये जार निकोलस का चित्र दे रखा है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर 1914 का यूरोप दे रखा है। ठीक है, 1914 का यूरोप दे रखा, और ये रूसी साम्राज्य, ये रहा इतना बड़ा पूरा ये रूसी साम्राज्य है बच्चों, रूसी साम्राज्य। ठीक है, तो वहां पर वो जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को जो मान रहे थे वो बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। लेकिन साम्राज्य को बहुमत में तो जो थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य में रहने वालों में अलग अलग प्रकार के लोग थे। कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बौद्ध भी थे। अलग धर्म को मानने वाले लोग वहाँ रहते थे। अर्थव्यवस्था और समाज, तो उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज की क्या स्थिति थी? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। तो 85% मतलब अधिकतर जनता आजीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में
खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, है ना। यूरोप में किसी भी देश में इतने अधिक संख्या में खेती पर निर्भर लोग नहीं थे जितने कि रूस में थे। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, मतलब रूस में इतना अनाज होता था कि वह दूसरे देशों को निर्यात भी करता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, मतलब वहाँ कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। विदेशी निवेश मतलब विदेश से जो पैसे लगाए जाते हैं ना, विदेश का धन जब प्रयोग करके कुछ उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो रूस में जो कोयला उत्पादन और स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया, जो पहले होता था उसका 4 गुना बढ़ गया। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। मतलब 1900 तक आते आते औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लग गया। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। तो अधिकतर कारखाने कैसे थे? उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, है ना। पूंजीपति लोग ही उद्योगों को चला रहे थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी। मतलब काम करने का समय निश्चित नहीं था या बहुत अधिक था, 15 घंटे। जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। तो कमरों से लेकर डॉर्मिटरी मतलब क्रांतिपूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर। डॉर्मिटरी मतलब इनके सोने रहने की व्यवस्था जो है, इस तरह से सो रहे मजदूर यहाँ पर। ठीक है। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। पालियों में सोते थे कि आपका इतने घंटे का सोने का समय, ये डॉर्मिटरी है। ठीक है। वर्कशॉपों में काम करते थे, 10 से 12 घंटे काम करते थे। कभी कभी ये समय 15 घंटे तक पहुंच जाता था। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। कुछ तो गांवों से अपना संबंध बनाए थे और कुछ तो शहर में आने के बाद वहीं बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। ठीक है। धातुकर्मी धातुओं का जो निकालने का और ये काम जो करते थे, उसके निष्कर्षण का जो काम करते थे, जैसे लोहा, तांबा, इस तरह की धातुएं होती है। तो मजदूरों में ये खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। 1914 में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में 31% महिलाएं थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक इतना कम वेतन मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। ऐसे बहुत कम संगठन थे जो मजदूरों को एक दूसरे की मदद करते थे। ठीक है। मजदूरों की मदद करते थे,
है ना। तो ये हमने पढ़ लिया है कि जैसे जैसे रूस में औद्योगिक शासन स्थापित हुआ, उसके पहले शुरुआत में जो रूस की जो 85% जनसंख्या है ना, 85% जनसंख्या जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, लेकिन जैसे जैसे उद्योगों की स्थापना हुई, विदेशी निवेश भी बढ़ने लग गया। मतलब विदेशों से पैसा जो है, दूसरे देशों का पैसा उपयोग करके उद्योगों की स्थापना हुई और 1900 तक कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या बराबर हो गई थी। उद्योगों की स्थापना अधिकतर उद्योगपतियों ने, मतलब निजी पूंजी के द्वारा हुई थी, किसी व्यक्ति विशेष की पूंजी के द्वारा उद्योग की स्थापना हुई थी। और काम के घंटे तय नहीं थे, 10 से 12 घंटे काम करते थे और कभी कभी कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक भी हो जाती थी। और फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% के लगभग हो गई थी और उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। और इनके जो मजदूरों के संगठन भी बहुत कम थे जो एक दूसरे की मदद कर सके या इनके अधिकारों के लिए लड़ सके। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पे बताया गया है कि यदि कुछ शिकायत होती, ठीक है, या कुछ विवाद हो जाता तो मजदूर एकजुट भी हो जाते, हड़ताल भी कर देते, क्योंकि वहां पर 1896-97 में कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी बड़ी हड़ताल हुई थी। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। तो जार जो वहां के शासक थे उनके प्रति निष्ठा और सेवाओं के बदले नवाबों और सामंतों को सत्ता और हैसियत प्राप्त हुई थी और वहां के जो किसान थे वो उनका सम्मान करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी कि जो वहाँ के किसान थे वो नवाबों और सामंतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कई जगह उनकी हत्या हो चुकी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। तो कम्यून जो है वहाँ का एक धार्मिक प्रमुख था, है ना, धार्मिक प्रमुख है और उसे वहाँ के किसान जमीन सौंप देते थे और वही वापस उनको बांटता था। तो इस तरह से रूस की जो सामाजिक व्यवस्था थी यह थी।